तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन में हम डेविएशंस जो लेते हैं वो मीन से लेते हैं, और चूंकि ग्रुप डेटा सेट आ गया तो हमने मीन से डेविएशंस लेने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन वी हैव टू सम अप इट, और फिर उसके बाद हमने समीशन एफ में डिवाइड करना है। और जो आपके पास मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है उसमें हमने डेविएशंस जो है वो ऑर्बिट्री ओरिजिन से लेनी है और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इन डेविएशंस का सम लेना है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे n का मतलब जो है वो समीशन f है। तो इट मींस कि आपके पास जो आ रहा है, क्योंकि x माइनस a की जो डेफिनेशन होती है वो हमने d की कंसिडर की हुई है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है विच विल रिप्रेजेंट बाय m1 विद प्राइम, सुपरस्क्रिप्ट में प्राइम है, तो व्हाट वी गेट समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ठीक है, इसी तरीके से समीशन एफ डी स्क्वायर ओवर समीशन एफ एंड अप टू सो ऑन। और इसी तरीके से आपके पास जो है मूवमेंट्स अबाउट जीरोस अगर होंगे तो उसके अंदर डेविएशन जो है इट्स स्पेशल केस ऑफ अ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ऑरिजिन, जहाँ पे ऑर्बिट्री ऑरिजिन की जो ए की वैल्यू है वो आपकी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो m1 प्राइम बनेगा वो समीशन एफ एक्स ओवर m का होगा, क्योंकि डेविएशन जो ले रही है यहाँ पे ये a की वैल्यू जो वो जीरो हो जाएगी। तो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ एंड टू सॉन समीशन एफ एक्स की पावर 4 ओवर समीशन एफ। तो ये सारे मूवमेंट्स हैं। नाउ अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्योंकि कल हम इसको डिस्कस कर चुके थे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखें 4.33, फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपने पहले चार मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस यू हैव टू फाइंड m1, m2, m3 एंड m4। और यहाँ पर आपके पास जो है ये मार्क्स का डाटा जो है वो मौजूद है विद द फ्रीक्वेंसीज, अलोंग विद द फ्रीक्वेंसीज। अब हमने जब ग्रुप डाटा में काम करना है तो डेफिनेटली हमें डेविएशंस लेनी है मीन से। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड है, आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। और चूंकि हमें एक्स बार रिक्वायर्ड है डेविएशंस लेने के लिए, तो यहाँ पे चूंकि ग्रुप डेटा है तो मीन आपका ग्रुप के फॉर्मूले से जो है वो फाइंड आउट होगा, जिसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ की है। ठीक है, ये फार्मूला जो है वो आपका यूज होगा। तो यहाँ पर उसने डायरेक्टली निकाला हुआ है क्योंकि ये पिछली वाली ही एक एग्जांपल है, उसी के साथ उसने काम किया हुआ है। तो आप जो डायरेक्टली जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉलम आप मजीद जनरेट करेंगे जो कि है आपका एफ एक्स का, ताकि आप मीन फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, यहाँ से आपने एफ को फ्रीक्वेंसी को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से समीशन एफ एक्स आ जाएगा आपके पास, और आपने यहाँ से मीन निकाल लिया। उसके बाद आपने देखे यहाँ पे डेविएशंस ली मिड पॉइंट्स की उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मीन के साथ। इस कॉलम का हमें सम नहीं चाहिए, बल्कि हमने इन डेविएशंस को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा ये कॉलम आ गया फॉर द फर्स्ट जो आपके पास है मूवमेंट अबाउट मीन विच इज समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर समीशन एफ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये जीरो आ रही है। क्यों जीरो आ रही है? क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है वो आपका जीरो होता है। ठीक है, तो चाहे वो ग्रुप डेटा हो चाहे वो अनग्रुप डेटा हो, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है मीन की कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज जीरो, और जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है जीरो, वो आपका ट्रू है फॉर द ग्रुप डेटा सेट और अनग्रुप डेटा सेट फॉर बोथ। अब उसके बाद जब हमने सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकालना है तो मुझे इन डेविएशंस के स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बजाय इसके कि मैं डेविएशंस के स्क्वायर का कॉलम जनरेट करती और फिर उसके बाद उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करती, अब हम क्या करेंगे कि जो डेविएशंस है और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हुई है, मुझे यहाँ पर इन डेविएशंस का स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी कॉलम को जब x माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करूंगी तो x माइनस एक्स बार की जो डेविएशन उसकी पावर 2 हो जाएगी और साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई। f की पावर 2 नहीं है, सिर्फ डेविएशन की पावर 2 है। तो आप देखेंगे जब आप 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 289, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर में तमाम जो टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। गॉट इट? उसके बाद जब हमने m3 निकालना है तो यहाँ पर डेविएशन की पावर क्यूब है। तो आप देखेंगे ये स्क्वायर आपका जनरेट हुआ हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं इसको दोबारा जो है वो डेविएशन के साथ x माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस कॉलम को दोबारा, तो x माइनस एक्स बार की जो पावर है वो 3 हो जाएगी और उसके साथ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मल्टीप्लाई होती हुई आ रही है। यानी सिर्फ आपने इस कॉलम को x माइनस एक्स बार के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप 17 माइनस 17 को 289 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4913 और नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब आप क्यूब लेंगे तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जब फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन है तो डेविएशन की पावर को 4 रेज करना है, क्यूब ऑलरेडी है, अगेन इसको दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन वाले कॉलम से x माइनस एक्स बार से, तो पावर फिर 4 हो जाएगी और आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी से ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई होता आ रहा है। हमने शुरू में सबसे पहले वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था।
ठीक है। तो अब एफ की पावर नहीं है, सिर्फ डेविएशन की पावर है। इस कॉलम्स के जो सम है आपको, ये 0 आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये जो आपके पास है ये 2350, ये सारे सम्स आपके पास आ गए। अब इन सम्स को आपने टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देना है। तो आपके पास M1, M2, M3 और M4 जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके चारों मूवमेंट्स जो है वो जनरेट हो चुके हैं। जी गर्ल्स, इज इट क्लियर कि आप लोगों ने किस तरीके से मूवमेंट्स को जनरेट करना है, मूवमेंट अबाउट मीन को? ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ डेविएशंस की जितना मूवमेंट होगा उतनी ही डेविएशन की पावर को रेज करना है। अगर मूवमेंट अबाउट मीन है तो मीन से डेविएशंस लेनी है। अगर अनग्रुप डेटा सेट है तो मीन अनग्रुप के फॉर्मूले से निकलेगा, समीशन एक्स ओवर एन, और अगर ग्रुप डेटा सेट है तो ग्रुप के फॉर्मूले से निकलेगा, जो कि समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ है। जितना मूवमेंट होगा उतनी ही पावर आपने रेज करनी है। ग्रुप डेटा में डेविएशन की पावर को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी की पावर नहीं इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, सिर्फ डेविएशन की पावर जो है वो इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, और फिर हम टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मूवमेंट्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट पहले 4 है, वैसे तो बहुत सारे हमने चूंकि जनरलाइज कर लिया था, चाहे तो 5th मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, 6th भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले मूवमेंट है वो पहले 4 है। उसके बाद आप देखें तो ये कह रहा है 4.34 में, फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट मेजरमेंट्स इन द सेंटीमीटर ऑफ 40 चिल्ड्रन गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो है अब एक और चीज जो इंट्रोड्यूस हो गई है, और वो क्या है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन को हम रिलेशनशिप के जरिए मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको ये रिलेशनशिप याद रखने पड़ेंगे, और ये रिलेशनशिप क्या है, दीज आर द 4 रिलेशनशिप जो कि है मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के दरमियान में। ठीक है, दीज आर द रिलेशनशिप, ठीक है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के दरमियान। ठीक है, मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन अभी लिखा नहीं जा रहा, बट यू मस्ट नो दैट कि यहाँ पर देखें क्या चीज आ रही है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन M1 इज इक्वल टू फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन माइनस फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन। M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम 0 हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कि जो मूवमेंट अबाउट मीन है वो 0 होता है, तो M1 इज ऑलवेज 0। M2 का जो रिलेशनशिप है मूवमेंट अबाउट, ये जो प्राइम्स वाले हैं सारे मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन है। सो आपने याद रखना है कि सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का स्क्वायर। M2 प्राइम सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन में से फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के स्क्वायर को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन निकल आएगा। फिर थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू M3 प्राइम माइनस 3M2 प्राइम M1 प्राइम प्लस 2M1 प्राइम का क्यूब। ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। यानी थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन से भी निकल सकता है। यानी अगर मुझे M1 प्राइम, M2 प्राइम और M3 प्राइम की वैल्यू दे दी जाए और वो मुझसे कहे कि थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन निकाले, तो मैं इनका इस्तेमाल करते हुए इस रिलेशनशिप का मैं थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन निकाल सकती हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन भी निकाल सकती हूँ। अगर मुझे M1 प्राइम और M2 प्राइम की वैल्यू दे दी जाए, मैं फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन भी निकाल सकती हूँ। और उसका रिलेशनशिप क्या है, M4 प्राइम माइनस 4M3 प्राइम M1 प्राइम प्लस 6M2 प्राइम M1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3M1 प्राइम की पावर 4। ये 4 आपके पास रिलेशनशिप है मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन के दरमियान में। ठीक है, इन रिलेशनशिप का हम इस्तेमाल भी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल 4.33 है ना, बेसिकली इसमें हमें मालूम करने के लिए तो यही कहा था कि फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन निकालना, यानी हमने बेसिकली काम यही वाला करना था जो पिछले एग्जाम्पल में किया कि हमने पहले 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट करने थे। इसी तरीके से हम मिड पॉइंट लेते, मीन निकालते, फिर डेविएशंस की पावर्स को रेज करते और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके सम करके डिवाइड विद द टोटल फ्रीक्वेंसी कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर जो उसने आपको करके दिखाया है वो ये है कि मूवमेंट अबाउट मीन तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया कि पहले मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकाले हैं और फिर रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हुए उसने मूवमेंट अबाउट मीन निकाला है। तो हम देखते हैं कि पहले वो मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन फाइंड आउट कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपके पास वेस्ट मेजरमेंट्स दी हुई है और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो कि फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने क्या करना है, मुझे मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकालना है। उसके लिए मुझे पता है कि डेफिनेशन क्या है, मुझे कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जो है वो माइनस करना है। तो जिस तरीके से हम डी वेरिएबल में डेफिनेशन यूज करते थे x माइनस ए की, और ए हमारा एज्यूम मीन होता था विच इज द मिड पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा मिड पॉइंट है वो 36 है, तो मैंने इसको ए ले लिया।
अब आपने डी वेरिएबल का कॉलम जनरेट कर दिया जो कि x माइनस 36 है, और ये सारे के सारे डी के कॉलम जनरेट हो गए। अब चूंकि मुझे मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकालना है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन क्या है, कि आपने उस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन यू हैव टू सम अप इट और समीशन एफ। तो उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो समीशन एफ डी बन रहा था, तो डी का कॉलम मैं जनरेट कर चुकी हूँ यहाँ पे। अब मुझे इन डी को एफ के साथ, डी स्क्वायर को एफ के साथ, डी क्यूब को एफ के साथ और डी की पावर 4 को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये डी का कॉलम जनरेट हो गया, इसको आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मूवमेंट का, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये एफ डी, देखिए ये एफ डी जनरेट हो चुका है, सेकंड मूवमेंट के लिए मुझे एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो आई सिंपली मल्टीप्लाई एफ डी कॉलम विद द डी कॉलम, तो मेरा एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड मूवमेंट के लिए मुझे एफ डी क्यूब चाहिए, तो एफ डी स्क्वायर को दोबारा में डी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एफ डी क्यूब हो जाएगा, ये वाला कॉलम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको और फिर उसके बाद जब आपने एफ डी फोर्थ मूवमेंट के लिए निकालना है तो आप एफ डी क्यूब को जो है वो डी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एफ डी की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे सम्स एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब और एफ डी 4 के, ये आपने सम फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो मूवमेंट्स आपके निकलेंगे ये मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन होंगे। ठीक है, यानी m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम और m4 प्राइम। लेकिन हमारा जो सवाल था वो मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन, अबाउट मूवमेंट अबाउट मीन का था। मैं खुद जो है वो मूवमेंट अबाउट मीन बाय यूजिंग द मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन फाइंड आउट कर रही हूँ बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, ताकि आप लोगों को पता चले कि काम किस तरीके से करना है। क्योंकि बाज औकात क्वेश्चन इस तरह का आता है कि फाइंड द मूवमेंट अबाउट मीन बाय यूजिंग द रिलेशनशिप ऑफ मूवमेंट अबाउट मीन एंड मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन, या पहले इस तरह कहा जाता है कि मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकालें और फिर यूजिंग रिलेशनशिप मूवमेंट अबाउट मीन निकालें। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो फिर लाजमी आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब मूवमेंट अबाउट मीन ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकल आए हैं सारे के सारे, तो अब मैंने मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है। सो मुझे पता है कि m1 जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है वो 0 होता है, तो मैंने ऑटोमेटिकली उसको 0 लिख लिया। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है उसका रिलेशनशिप मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन के साथ क्या है कि m2 प्राइम में से m1 प्राइम के स्क्वायर को माइनस करना है। तो m2 प्राइम मैं निकाल चुकी हूँ विच इज 3.85, उसमें से मैंने माइनस करना है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन -1 के स्क्वायर को, सो व्हाट यू गेट 2.85। इसी तरीके से थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन का जो रिलेशनशिप है वो है m3 प्राइम -3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब। तो आपने जितनी जितनी वैल्यूज थी आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, इनको सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आ गया थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन की वो 0.1 -0.15 आ गई है। फिर हमने फोर्थ मूवमेंट का रिलेशनशिप यूज किया जो कि ये था m4 प्राइम -4 m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम का स्क्वायर और -3 m1 प्राइम की पावर 4। यू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज जो कि मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन की थी, और ये जो निकला है दिस इज योर मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन से रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम और m4 प्राइम यानी ऑल 4 मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन दे दिए जाए, और वो आपसे कहे कि रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए आप मूवमेंट अबाउट मीन निकालें, तो आपको जब तक ये रिलेशनशिप नहीं याद होंगे आप इनको या जरा से भी आप गलती कर देंगे कहीं पे भी प्लस या माइनस की या पावर्स की कहीं पे भी आप गलती कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो डेफिनेटली करेक्ट नहीं निकलेगा। तो आपको इन रिलेशनशिप को फिंगर टिप्स पे याद रखना है। ठीक है, मंडे वाले दिन अगर आपकी क्लास हो गई कन्वेंशनल, आपका कॉलेज खुल गया, तो मैं आपसे इन 4 फॉर्मूलाज का टेस्ट लूंगी आपको व्हाइट बोर्ड पे बुला के। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। उसके बाद एग्जाम्पल 4.35 है। जी बेटे, इज इट क्लियर अप टिल नाउ? यहाँ तक समझ आई है कि आपने किस तरीके से मूवमेंट अबाउट मीन और ऑर्बिटरी ऑरिजिन फाइंड करने और रिलेशनशिप? यस मैम। ओके मैम, आप किस चीज का टेस्ट लेंगी? मैं इन फॉर्मूलाज का टेस्ट लूंगी आप लोगों का, ये 4 मूवमेंट्स के जो रिलेशनशिप है आपके मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट मैम आपने ऑर्बिटरी। मंडे को टेस्ट भी दिया हुआ है थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, वो भी आप प्रिपेयर करके आएंगे। आप लोगों के 2 पीरियड होते हैं मंडे वाले दिन? नो मैम, ट्यूसडे को होते हैं। चलो ठीक है, मंडे वाले दिन आपका थर्ड चैप्टर का टेस्ट होगा, ट्यूसडे वाले दिन आपके इनका फॉर्मूलाज का होगा। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके मैम।
एग्जाम्पल देखिए 4.35 फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट एन ऑर्बिटरी ऑरिजिन ए। आपने पहले 4 मूवमेंट्स जो है वो निकालने हैं ऑर्बिटरी ऑरिजिन ए से, और उसने आपको ए की वैल्यू भी दे दी है जो कि है 164.5। एंड देन द मूवमेंट अबाउट मीन। देखिए अब यहाँ पे सवाल क्या है, पहले 4 मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकाले, फिर मूवमेंट अबाउट मीन निकाले, जो कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है 120 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमें सबसे पहले मूवमेंट, और उसने यहाँ पे देखे ऑर्बिट्री ऑरिजिन की वैल्यू आपको दे दी है, यानी अब आपने इसी के साथ काम करना है। अब आप ए जो है वो खुद से फाइंड आउट नहीं करेंगे, जो उसने दिया हम उसी के मुताबिक काम करेंगे। सो ये आपके वेट्स का डाटा है यहाँ पर, और ये आपके मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसने इसको ए कंसिडर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 28 थी, उसके मुताबिक तो 144 हम लेना चाहिए था, लेकिन उसने आपको जब दे दिया कि 164.5 को एज ए कंसिडर करें और एज्यूम मीन, तो फिर हम उसी के साथ काम करेंगे। आपने उसी तरीके से डी वेरिएबल जनरेट किया विच इज एक्स माइनस ए, और फिर एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यू और एफ डी फोर, और फिर आपने डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ से मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकाली है। ठीक है, सो यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि एक तो ये तरीका हो गया समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ करके, और यहाँ से आपने मूवमेंट अबाउट जो है वो ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकाली, और बाय यूजिंग द रिलेशनशिप यू कैन फाइंड द मूवमेंट अबाउट मीन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि द कोडिंग मेथड यूज्ड इन द प्रीवियस चैप्टर फॉर कंप्यूटिंग द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोवाइड अ शॉर्टकट इन कंप्यूटिंग द मूवमेंट। यानी डी वेरिएबल का इस्तेमाल तो हमने देख लिया, जिसकी डेफिनेशन क्या थी, एक्स माइनस ए। वो कहता है मूवमेंट्स अबाउट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन को फाइंड करने के लिए आप ना सिर्फ डी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप यू वेरिएबल का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो u वेरिएबल का फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन a। यानी वो क्या कह रहा है कि m1 प्राइम जो है वो आपका समीशन एफ डी ओवर एन भी है, और जो दूसरा फॉर्मूला अगर मैं u वेरिएबल को इस्तेमाल करूं तो हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन का फॉर्मूला बनता है यूजिंग द u वेरिएबल विच इज योर कोडिंग मेथड, वो क्या है, समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ। आप लोगों को याद होगा कि यू वेरिएबल में ना सिर्फ चेंज ऑफ ऑरिजिन होता है बल्कि चेंज ऑफ स्केल भी होता है। डी वेरिएबल में सिर्फ चेंज ऑफ ऑरिजिन हो रहा था, और मूवमेंट्स के ऊपर आपने देखा कि चेंज ऑफ ऑरिजिन का कोई भी इफेक्ट नहीं था, जिस तरीके से वेरिएंस के ऊपर चेंज ऑफ ऑरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं था। हमने देखा कि जो सेकंड मूवमेंट, क्योंकि यहाँ डेविएशंस है ना सारी की सारी, और मूवमेंट जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है वो बेसिकली वेरिएंस ही था। तो आप लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ ऑरिजिन का जब हमने डी वेरिएबल का इस्तेमाल किया तो मूवमेंट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं था, लेकिन यू वेरिएबल में चूंकि चेंज ऑफ स्केल हो रहा है तो चेंज ऑफ स्केल का मूवमेंट्स के ऊपर इफेक्ट है। तो क्या कह रहा है कि m1 प्राइम अगर मैं डी वेरिएबल का इस्तेमाल करूं फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन, वो समीशन एफ डी वेरिएबल के साथ समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ का फॉर्मूला बनता है, और अगर मैं यू वेरिएबल का इस्तेमाल करूं तो उस सूरत के अंदर जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। यानी आपको एच की टर्म के साथ फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन को मल्टीप्लाई करना है, और यू की डेफिनेशन वही है जो कि आपकी कंटिन्यू होती चली जा रही है शुरू से ही, जो कि एक्स माइनस ए ओवर एच की डेफिनेशन है। ठीक है, सो डी वेरिएबल के जो आप फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकालेंगे उसमें जब आप समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ करेंगे तो यहाँ सिर्फ इतना आपको मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसको एच के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब सेकंड मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन निकालेंगे, डी वेरिएबल में तो समीशन एफ डी स्क्वायर ओवर समीशन एफ है, लेकिन जब आप यू वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो समीशन एफ यू स्क्वायर ओवर समीशन एफ पे रुकना नहीं है, बल्कि उसको एच स्क्वायर की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन आर्बिट्री ऑरिजिन जब आप निकालेंगे तो समीशन एफ डी क्यूब ओवर समीशन एफ आपका फॉर्मूला है डी वेरिएबल के लिए, लेकिन यू वेरिएबल में समीशन एफ यू क्यूब ओवर समीशन एफ करने के बाद उसको एच की पावर क्यूब के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकलेगा। इसी तरीके से फोर्थ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन में समीशन एफ डी फोर ओवर समीशन एफ फॉर डी वेरिएबल, और समीशन एफ यू फोर ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच की पावर 4 आप करेंगे तो आपको फोर्थ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन मिलेगा। सो इज इट क्लियर कि आपने डी वेरिएबल के साथ किस तरीके से मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन निकालना है और यू वेरिएबल के साथ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन कैसे निकालना है। हर मूवमेंट को एच जितना मूवमेंट होगा उतनी ही एच की पावर के साथ जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आपका मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ऑरिजिन नहीं आएगा यू वेरिएबल के अंदर। सो नाउ लुक एट एन एग्जांपल, हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एग्जांपल है
यही वाली एग्जांपल है जो कि आपके पास वेट्स की डाटा है जिसको हम लेके चलते आ रहे हैं। अब उसने इसी डाटा के ऊपर यू वेरिएबल के साथ आपको काम करके दिखाया है। ये देखिए ये आपके मिड पॉइंट्स आ गए और हमने यू वेरिएबल को जो है वो जनरेट कर लिया और यू वेरिएबल की वैल्यू को हमने ए जो है वो कंसिडर किया है 164.5। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें उसने हम यही कहा है कि यूज फार्मूला 4.29 इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करें टू फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट। पहले 4 मूवमेंट्स निकालने के लिए पहले पार्ट में उसने ए की वैल्यू को हमें 164.5 दे दिया है। ठीक है, तो हमने पहले 4 मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन 164.5 मालूम करने हैं बाय यूजिंग द यू वेरिएबल। तो हमने u का कॉलम जनरेट कर लिया यहाँ पे और u की डेफिनेशन x माइनस 164.5 डिवाइडेड बाय h। हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो इंटरवल चल रहा है मिड पॉइंट से भी हमें नजर आ रहा है कि हमारा इंटरवल जो है वो 10 का चल रहा है। ठीक है, तो आपने हर मिड पॉइंट में से 114.5 में से 164.5 को माइनस किया और 10 पे डिवाइड किया तो -5 -4 -3 -2 -1 ये सारे u वेरिएबल जनरेट हो गए। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन के लिए क्या क्या चाहिए, एफ यू चाहिए, फिर एफ यू को यू के साथ एफ यू स्क्वायर चाहिए, एफ यू क्यूब चाहिए, एफ यू की पावर 4 चाहिए। ठीक है, और फिर इन तमाम का हमने सम कर लिया। उसके बाद अब चूंकि मुझे मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन बाय यूजिंग द यू वेरिएबल मालूम करने हैं तो मुझे पता है कि m1 प्राइम का क्या फॉर्मूला है, समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ नहीं है बल्कि समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एज है। तो समीशन एफ यू की वैल्यू क्या आई है -100। एन टोटल फ्रीक्वेंसी है जो कि 120 मल्टीप्लाई बाय एज कितना था 10। तो आपके पास ये फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन आया है। दिस इज नॉट द मूवमेंट अबाउट मीन, दीज आर द मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन। सेकेंड मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन समीशन एफ यू स्क्वायर ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच का स्क्वायर। सेकेंड मूवमेंट है तो एच की पावर भी 2 होगी। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला आ गया। इसमें 518 सेकेंड समीशन एफ यू स्क्वायर का सम था 120 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन आ गया। इसी तरीके से एच की क्यूब के साथ मल्टीप्लाएंगे थर्ड मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन और ये फोर्थ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन। तो पहला पार्ट जो था हमारा कि ए की वैल्यू 164.5 से आपने पहले 4 मूवमेंट फाइंड आउट करने थे बाय यूजिंग द यू वेरिएबल, वो फाइंड आउट हो गए। अब सेकंड जो है वो क्या है, द मीन। तो अब वो कहता है कि फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन निकालते हैं। अब बजाय इसके कि मैं सारा काम दोबारा करूं, ग्रुप डाटा के अंदर पहले मीन निकालूं फिर कॉलम्स जनरेट करूं मीन से डेविएशन के फिर उनकी पावर्स रेज करूं, सो बजाय इसके कि मैं ये काम करूं मैं डायरेक्टली बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, क्योंकि मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन निकल चुके हैं तो मैं रिलेशनशिप का इस्तेमाल करूंगी मूवमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए। और आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को आप इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज 0 विच इज वी नो दैट ये आपका 0 आ जाएगा। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। तो m2 प्राइम आप निकाल चुके हैं। ठीक है, उसमें से m1 प्राइम के स्क्वायर को माइनस करेंगे। ये अब सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन आ गया। थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन का रिलेशनशिप ये है, सब्स्टिट्यूट करें, ये आपका थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन आ गया। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन का रिलेशनशिप विद द मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन ये है, सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो आपका कैलकुलेट हो गया है। जी बताएं, इज इट क्लियर? सबको समझ आ गई है किस तरीके से मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन बाय यूजिंग द यू वेरिएबल आपने फाइंड आउट करना है? जी क्लियर? यस मैम। ओके उसके बाद आप देखते हैं कि 4.36 एग्जाम्पल है। इसमें भी वो पहले 4 मूवमेंट अबाउट मीन ही मालूम करने के लिए कह रहा है। एग्जाम्पल 4.18 पिछली एग्जाम्पल है हमारी कोई, तो इसमें भी वो क्या कर रहा है कि पहले मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन निकाल रहा है और फिर उनको इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट अबाउट मीन निकाल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं कि आप मीन निकालें और फिर डेविएशंस मीन की लेके पावर्स रेज कर दें, और आप चाहें तो मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन से भी निकाल सकते हैं। वैसे मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन से जब आप काम करते हैं अगर आपको आता हो फॉर्मूलाज तो आसान हो जाता है, क्योंकि डेविएशंस लेना यू वेरिएबल बहुत छोटा हो जाता है और फिर समीशन एफ यू स्क्वायर बहुत छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, तो डेटा की वैल्यूज अगर मिड पॉइंट बहुत बड़े बड़े हुए तो बहुत छोटे हैं ना, वो 12.5 13.0, लेकिन अगर आपके पास x की वैल्यूज बड़ी बड़ी हो जाएं जैसे ये पिछले वाले में थी, तो जब आप इनके साथ काम करते हो तो फिर सम्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े निकल आते हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि हम जैसे यहाँ पर था ये भी अभी x की वैल्यूज छोटी थी तो तब भी देखें सम्स कितने बड़े बड़े निकल रहे हैं। हालांकि मिड पॉइंट 22 27 समथिंग थे, लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ जैसे यहाँ पर है x की वैल्यूज दिस वन, तो काफी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल आप दोनों तरीकों से उसको कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट किया है। उसने यू वेरिएबल का इस्तेमाल किया, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट था उसने ए ले लिया। यू की डेफिनेशन x माइनस ए ओवर एच की है, तो यहाँ जो हमारा एच है वो 0.5 का चल रहा है, तो यू वेरिएबल की डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने ये यू का कॉलम एफ यू स्क्वायर, एफ यू क्यूब, एफ यू फोर, साइंस का ख्याल रखना है, जहां नेगेटिव आ रहे हैं वहां नेगेटिव डालें, जहां नहीं आ रहे स्क्वायर हो रहा है वहां पे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारे सम्स आपके पास आ गए। उसके बाद मैंने मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन निकालिए, समीशन एफ यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच करके। याद रखें ग्रुप डेटा में एन का मतलब समीशन एफ होता है, बार बार आपको बताती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं। ये आपके पास m1 प्राइम निकल आया, m2 प्राइम समीशन एफ यू स्क्वायर ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर, m3 प्राइम समीशन एफ यू क्यूब ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच की पावर क्यूब, ये सारे आ गए। और फिर उसने रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। सो अगर आप लोगों को रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मुझे सही से याद नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, तो फिर मैं कहूंगी कि इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें मूवमेंट अबाउट मीन का। अगर उसने नहीं कहा आपको इस तरह से कि पहले मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन निकालें और फिर रिलेशनशिप से निकालें। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे मूवमेंट्स का जो टॉपिक था, मूवमेंट अबाउट मीन भी हमने देख लिए, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन भी देख लिया, और मूवमेंट अबाउट जीरोस भी देख लिया, और हमने रिलेशनशिप भी देख लिया मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन के दरमियान में। और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, मूवमेंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास शेपर्ड्स करेक्शन आ गई है फॉर द ग्रुपिंग एरर। सो आपने देखा होगा कि हमने शेपर्ड्स करेक्शन पहले भी इस्तेमाल की थी वेरिएंस को करेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर मूवमेंट्स को करेक्ट करने के लिए भी, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन को करेक्ट करने के लिए भी शेपर्ड्स करेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है बेसिकली वो वेरिएंस ही है। सेकंड अबाउट मीन इज वेरिएंस। तो इसका मतलब है कि जो वेरिएंस में करेक्शन की थी, आपको याद होगा कि हमने एच स्क्वायर बाई 12 की टर्म को जो है वो माइनस किया था। इसी तरीके से देखिए आप सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन में से भी एच स्क्वायर बाई 12 की टर्म को ही माइनस कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट ये जो करेक्टेड m2 लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली करेक्टेड वेरिएंस। और करेक्टेड वेरिएंस कैसे निकलेगा कि वेरिएंस में से आप एच स्क्वायर बाई 12 की टर्म को माइनस कर देंगे। सो ये बिल्कुल उसी तरह है, मूवमेंट सेकंड मूवमेंट को करेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम फोर्थ मूवमेंट को भी करेक्ट कर सकते हैं। और उसका क्या रिलेशनशिप है कि आप फोर्थ मूवमेंट जो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया है, ये जो फोर्थ मूवमेंट आपका निकल रहा है दिस इज नॉट द करेक्टेड वन। अगर आपको आ जाता है कि इसको करेक्ट करें, ग्रुपिंग एरर की वजह से आ रहा है, अगर वो कह देता है कि इसको करेक्ट करें, तो आप शेपर्ड्स करेक्शन अप्लाई करेंगे कि इस फोर्थ मूवमेंट में से एच स्क्वायर बाई 2m2 और 7/24 h की पावर 4, तो आप ये h जो है दिस इज योर हाइट ऑफ द क्लास, और जो m2 है ये आपका सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है। ठीक है, सो आपने इस रिलेशनशिप को याद रखना है। ये आपका रिलेशनशिप है करेक्टेड m2 का, और आपका h स्क्वायर बाई 12 की टर्म अगर आप माइनस करें तो करेक्टेड सेकंड मूवमेंट है जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और ये फोर्थ मूवमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनकरेक्टेड जो आपके पास फोर्थ मूवमेंट है उसमें से एच स्क्वायर बाई 2 m2 जो आपके पास अनकरेक्टेड है, ठीक है, m2 अनकरेक्टेड, उसको आपने एच स्क्वायर बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7/240 एच की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपने करेक्ट कर लेना है। वो कहता है कि m1 और m3 यानी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन और थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन को करेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज करेक्टेड जो कि 0 ही होता है, m3 जो आपका थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन है वो भी करेक्टेड होता है। सेकंड अबाउट मीन को करेक्ट होने की जरूरत है, जिसमें से हमने एच स्क्वायर बाई 12 की टर्म को माइनस कर देंगे तो m2 करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन को भी करेक्ट करने के लिए हम फोर्थ मूवमेंट जो आपका निकला हुआ है उसमें से एच स्क्वायर बाई 2 m2 की टर्म को आप माइनस करेंगे, और 7/240 एच की पावर 4 की जो टर्म है उसको आप प्लस कर देंगे, तो आपका जो m4 है फोर्थ मूवमेंट वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द शेपर्ड्स करेक्शन फॉर द ग्रुपिंग एरर, और ये शेपर्ड्स करेक्शन फॉर मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास उसने अप्लाई करके दिखाया शेपर्ड्स करेक्शन अबाउट द मीन कैलकुलेटेड इन एग्जांपल 4.35। तो ये m2 करेक्ट कैसे हुआ कि जो m2 अनकरेक्टेड था उसमें से एच स्क्वायर बाई 2 की टर्म को उसने माइनस कर दिया, ये आपका m2 करेक्ट हो गया। इसने ये वाली एग्जांपल ली हुई है 4.35 ये वाली। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसने m4 को करेक्ट करके दिखाया है आपको, और m4 की जो टर्म है आपके पास ये रिलेशनशिप है आपके पास m4 जो कि अनकरेक्टेड है 406 ये 4,16,000 जो भी आपके पास है ये, और h जो है वो 10 का चल रहा था 10 का स्क्वायर बाय
2 है यहाँ पे, इसको करेक्ट करें, ये 12 नहीं है, दिस इज 2 और यहाँ 12 है, ठीक है, दिस इज 12 एंड दिस इज 2, h स्क्वायर बाई 2 m2 जो आपके पास अनकरेक्टेड वाला m2 था, ठीक है, जो कि m2 अनकरेक्टेड था, ये देखें ये m2 जो निकाला हुआ था हमने 362.28, ये डलेगा यहाँ पर, m2 अनकरेक्टेड वाला डलेगा यहाँ पर, ये देखिए ये m2 करेक्टेड है, m2 करेक्टेड नहीं डलेगा यहाँ पर, बल्कि m2 अनकरेक्टेड की वैल्यू डलेगी, प्लस 7/240 और h की पावर 4 यानी 10 की पावर 4। तो अब ये जो आपके पास सॉल्व होकर आया, ये m4 भी करेक्ट हो गया और m2 भी, यानी सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन भी करेक्ट हो गया जी। इज इट क्लियर? Yes. ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सिमेट्री और स्क्यूनेस का टॉपिक। तो सिमेट्री मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कब कहलाती है, अगर वैल्यूज जो है वो अपने मीन से सेंट्रल मैक्सिमम से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हो विद द सेम इंटेंसिटी। यानी ये जो आपके पास ये बल्कि नीचे ग्राफ बना हुआ है, हम इसी को देखते हैं, ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये वो लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो वैल्यूज हैं इक्वी डिस्टेंस के ऊपर जो पड़ी हुई है, मीन से जो वैल्यूज इक्वी डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है विद द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी उनकी यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बनाने में प्रॉब्लम आएगी, सेम हो नहीं सकता, लेकिन ये जो वैल्यूज मीन से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है विद द सेम इंटेंसिटी पड़ी हुई, यानी अगर मीन से ये 0.1 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे है और ये 0.1 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे है मीन से, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों सेम होंगी, ठीक है। यानी दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी अगर मैं पेज पे बनाऊं और इस लाइन के अबाउट इसको टर्न करूं, पेज को इसको समझ ले बीच में से मैं टर्न कर दूं इस लाइन के अबाउट, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करेगी और ये आपकी जो है वो सिमेट्री है, ठीक है। So if the values equidistant from the central maximum के values जो है central maximum से equidistance पे are the same होनी चाहिए। In a symmetrical distribution, a deviation below the mean is equal to the corresponding deviation above the mean. This is called the symmetry. ठीक है, सो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिमेट्री की लैकनेस आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्क्यूनेस आ गई है, यानी जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से हटती है, ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से जो है वो हटेगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर स्क्यूनेस आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे इसका मीन एग्जिस्ट करता है, वहीं पे मीडियन होता है, वहीं पे मॉड होता है, यानी इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मॉड, जो कि हमने एम्पिरिकल रिलेशनशिप में आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था। उस वक्त मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही सिमेट्री से हटती है तो उसके अंदर स्क्यूनेस आ जाती है, और ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो लेफ्ट साइड पे और जो राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है। तो दो तरह की जो है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है, एक आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक आपकी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमें पता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो -∞ से लेकर +∞ तक वेरी करता है, ऐसे ही होता है ना, वी वेरी, द ग्राफ इज वेरिंग फ्रॉम -∞ टू +∞। सो जिस साइड पे टेल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इसकी एक साइड पे लॉन्गर टेल है और एक साइड पे शॉर्टर है, जिस साइड पे टेल ज्यादा होती है उस साइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी टेल पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है, तो इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी टेल जो है वो आपकी ये -∞ टू +∞ ग्राफ वेरी करता है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की टेल है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे, जो कि नेगेटिव साइड पे ज्यादा है, आपकी ये माइनस साइन है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, तो इस सूरत में ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की टेल राइट साइड पे ज्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा है टेल
तो वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब क्या होता है कि जब आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें पता है कि मीन मीडियन मॉड बिल्कुल कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से डिपार्ट करती है तो ये मीन मीडियन मॉड भी एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, यानी अब एक पॉइंट पे नहीं रहते, जैसे ही सिमेट्री से हटेंगे मीन मीडियन मॉड भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? हमेशा याद रखें कि जब भी आपको पॉजिटिवली अगर ना याद रहे रिलेशनशिप तो आपने खुद बनाना है। जब वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है इट मींस कि टेल पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है। ग्राफ का याद रखें कि इट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करता है, तो जब पॉजिटिवली की बात हो रही है इट मींस पॉजिटिव साइड पे टेल ज्यादा है। आपने खुद से ग्राफ बनाना है और टेल जो है वो पॉजिटिव साइड पे या माइनस का साइन डालें, प्लस का साइन डालें, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉजिटिव साइड पे टेल ज्यादा कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले मॉड को लोकेट करना है। एंड वी नो दैट कि जो मॉड होता है वो आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, यानी वहां पे फॉल करता है जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यहां पर आपने लाइन लगानी है और इसको कह देना है कि ये मेरा मॉड है। ठीक है। उसके बाद चूंकि मीडियन जो होती है वो मिडल वैल्यू होती है, हमेशा याद रखें टेल की तरफ मूव करना है। सबसे पहले आपने पीक को लोकेट किया मॉड और फिर टेल की तरफ जाना है। उसके बाद आपकी मीडियन चूंकि मिडल वैल्यू होती है उसके बाद आपका मीडियन आएगा और फिर मीडियन के बाद जो है वो आपकी मीन की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपकी मीन की वैल्यू आएगी। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, तो जो पहले वैल्यू आ रही है वो छोटी है, फिर उसके बाद मीडियन आ रहा है वो उससे बड़ी है और फिर मीन आ रहा है तो वो सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हम नेगेटिव साइड से नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहे हैं। तो क्या रिलेशनशिप हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में? टाइम इज लेस देन 1 मिनट, दोबारा डिस्कस करेंगे। मॉड इज लेस देन, सॉरी, मॉड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन। ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरीके से नेगेटिवली में देखें, सबसे पहले आप मॉड लोकेट करेंगे, फिर टेल की तरफ मूव करेंगे, पहले मीडियन आएगा फिर मीन आएगा। इस सूरत में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मॉड। तो ये हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप सो कि अभी फिलहाल जितना मैंने आपको बताया है कि उतना क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना है तो पहले जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है, मीन इज लेस देन मीडियन,